बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो गया है और यह लगभग 65% वोटिंग के साथ संपन्न हुआ है। हो सकता भी एक आध दिन में चुनाव आयोग और परिमार्जित आंकड़ों के साथ आए। अक्सर यह 1 से 2% बढ़ जाता है क्योंकि तमाम आंकड़ों को जुटाने और उनका विश्लेषण करने में एक आध दिन लग जाता है और इस विश्लेषण पर भी तमाम लोग हाय तौबा मचाने लग जाते हैं। हम किस तरह के देश हैं, हमारा लोकतंत्र कैसा है, हमारी विविधता कैसी है, हमारी सरकार और आम लोगों की पहुंच एक दूसरे तक किस तरीके से है। ये जो सोशल बॉन्डिंग है और लोकतंत्र में विश्वास और अविश्वास की जो नतीजे हैं वो किस तरीके से हैं, मैं नतीजे कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारा देश विगत 80-85 साल से बन रहा है वह इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बन रहा है जिसमें तमाम समस्याएं हैं विचारधारा को लेकर और भौतिक धरातल पर भी, क्योंकि सबसे पहले विचारधारा से ही किसी चीज के निर्माण की शुरुआत होती है और फिर वह जाकर कुछ बन पाता है। ऐसे में हमने अगर कोई चीज बहुत बेहतर तरीके से हासिल किया है तो वह लोकतांत्रिक मूल्य है जिसमें तमाम विसंगतियां और कमियां हैं। हम एक ऐसे लोकतंत्र हैं जहां पर हम आत्म आलोचना के बहुत बड़े प्रशंसक हैं या माध्यम हैं। हर आदमी दूसरे की आलोचना में यहाँ विश्वास करता है और शायद यही हमारे लोकतंत्र की ताकत होती है। पर यह अति आलोचना कभी कभी हीन भावना की तरह हो जाती है जहाँ पर कुछ भी अच्छाई दिखाई ही नहीं देती है। ऐसे में जो राष्ट्रीय भावना है या राष्ट्रीय एकता है जिससे राष्ट्र बनता है उसका भी हम जाने अनजाने विरोध करने लग जाते हैं क्योंकि आलोचना हमारी आदत बन गई है और उसमें हर चीज की आलोचना करते रहते हैं। हम एक बनते हुए देश हैं या यूं कहें देश का जो निर्माण होता है वह एक अंतहीन प्रक्रिया है। दल और व्यक्ति आते जाते रहते हैं। हम लोकतंत्र इस विविधता और तमाम विसंगतियों के बावजूद भी बने हुए हैं। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। दुनिया के तमाम देशों को देखिए जहाँ की विविधता उनके लिए मुसीबत बन गई है और वह चंद दिन भी एक राष्ट्र के रूप में नहीं रह सके। भाषा क्षेत्र के आधार पर उन्होंने अपना एक अलग देश बना लिया। पूरे यूरोप को अगर आप समझिए तो पूरा यूरोप इसी आधार पर बटा हुआ देशों का समूह है, जबकि हम उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हमारी विविधता ही शायद हमारी एक रूपता का आधार है। मतलब वही कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर भाषा वाली जो हमारी चारित्रिक विशेषता है वही भारत को भारत बनाता है। फिलहाल हम बिहार चुनाव की समीक्षा या यूं कहें थोड़ी बहुत बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम मीडिया हाउसेस और इलेक्शन के विशेषज्ञ लगातार आपको प्रवचन दे रहे हैं कि इतनी वोटिंग हुई, इसके पक्ष में हुई, उसके पक्ष में हुई, महिलाओं ने किधर वोट किया, दलितों ने किधर किया, अति पिछड़ों ने किधर किया, सवर्णों ने कहाँ किया। और इन इंटैक्ट रहने वाला मतदाता समूह जो किसी भी कीमत पर हिलता नहीं है बिहार में, एम वाई को किसी चीज से कोई मतलब नहीं रहता है। बीजेपी हराओ अभियान या यूं कहें आरजेडी के वह प्रबल समर्थक और भक्त हैं। अब आरजेडी के नेता मतलब उनका जो शीर्ष नेतृत्व है, जो उनका राजनीतिक खानदान है, लालू वंश है, माननीय लालू प्रसाद यादव ने वहाँ एक राजवंश स्थापित कर दिया। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी ने एक राजवंश स्थापित कर दिया है। तो उनका जो मतदाता समूह है, अगर उनके राजकुमार चुनाव प्रचार में न भी जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका जो एमवाई वाला समूह है वह उन्हीं को वोट करता है, वह हिलता नहीं है। 1-2%, 4% इधर उधर हो जाए तो उससे हिलना नहीं कहा जाता है। जबकि बाकी
जो मतदाता समूह है, जातीय, धार्मिक और दूसरी वजहों से अपने प्रत्याशी अपने जाति का अगर हो तो पार्टी लाइन छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सपा और आरजेडी का जो मतदाता समूह है, उत्तर प्रदेश और बिहार के संदर्भ में बात हो रही है, वह उनका नेता प्रचार करे न करे, अगर वह एक पैसा भी चुनाव प्रचार में न खर्च करे तो भी यह मतदाता समूह वहीं पर बना रहता है, कायम रहता है। तो जो पार्टी और जाति के आधार पर या यूं कहें भाजपा के विरोध के आधार पर जो यह वोटर समूह है, उसकी वफादारी काबिले तारीफ है। अब आप इसको क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं, यह आपका अपना दृष्टिकोण हो सकता है। पर उन जातीय और मजहबी समूह को आप वफादार तो मान ही सकते हैं कि वह तो किस तरीके से अपने दल, नेता और भैया जी के लिए समर्पित है। खैर, 65% वोटिंग को लेकर तमाम दावे प्रतिदावे हो रहे हैं, प्रसन्नता व्यक्त की जा रही है कि अच्छी वोटिंग हुई है। तो जब एसआईआर के बाद एक बड़ा मतदाता समूह काटा गया है, जिसमें मृतक और एक से अधिक नाम होने और विसंगतिपूर्ण नाम की वजह से एक से अधिक बार जो लोग मतदाता सूची में थे उनके नाम काट दिए गए, और कुछ लोगों ने दावे नहीं किए कि वो मतदाता हैं, क्योंकि उसके बाद उनकी जांच होती तो वो कुछ और साबित हो जाते। ऐसे में एक बड़ी संख्या में मतदाताओं का नाम कटा और नए युवा मतदाता उसमें शामिल हुए, तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि अगर वो लोग जो सच में विधिक रूप से, कानूनी रूप से मतदाता हैं, मतलब पात्र मतदाता हैं, अगर उनके नाम कटे होते और उनकी संख्या लाख 2 लाख भी होती तो बर्दाश्त नहीं किया जाता। बाकी एजेंडा चलाने के लिए कुछ भी बोलते कहते रहना, 150 लोगों को प्लान करके किसी पक्ष में खड़ा कर लेना, या यूं कहें कि एसआईआर हो रहा है, आप अभी से प्लान कर लीजिए 200-500 लोगों के नाम इधर उधर कैसे उसमें शामिल करा लिए जाएं, और फिर उसके बाद कहिए देखिए ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया, चुनाव आयोग ऐसे है, सरकार ऐसी वैसी है, ये आप कर सकते हैं और तमाम विसंगतियां और उसकी आलोचना भी आप कर सकते हैं। पर हकीकत तो यही है ना कि जो मतदाता है, वोटर है, वो उससे संतुष्ट है, उसे शिकायत नहीं है। जो फर्जी मतदाता थे उनके नाम काटे गए हैं, क्योंकि अगर सच में जो कानूनी और वैध रूप से मतदाता हैं उनके नाम कटे होते तो निश्चित रूप से लोग सड़क पर होते और सरकार का व्यापक विरोध हो रहा होता। इसके लिए राहुल गांधी, कांग्रेस या किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस बात के लिए जनता में इतनी जागरूकता है। और सबसे ज्यादा मतदान ग्रामीण क्षेत्र के लोग करते हैं। वो तो एक एक गांव, घर और आदमी को जानते हैं कौन सही है कौन गलत है। एक आदमी किसी भी मतदाता सूची को उठा ले, वो पूरे गांव का बता देगा ये गड़बड़ है, ये मर गए हैं, इनके नाम सही है, इनके गलत है, किनके नाम दोबारा, वहाँ सब पता है। तो जो विषय विशेषज्ञ हैं वो गांव के बारे में जब बताने लगते हैं तो हकीकत यह है कि आपकी जानकारी गांव वालों से बेहद कम है। वो अपनी आबादी, अपनी संख्या और कौन क्या है ये भी उन्हें पता है, शहर के लोग नहीं जानते हैं। और इसी वजह से कभी कभी जितने मतदाता हैं उससे ज़्यादा लोगों के नाम रहते हैं, गांव में भी नाम है, शहर में भी नाम है। ये विसंगतियां हैं, इसको कैसे दूर किया जाए और उसकी कोशिश होनी ही चाहिए। अब सोचिए, बिहार चुनाव में 65% पहले चरण में मतदान हुआ, मतलब 35% लोगों ने मतदान नहीं किया। तो ये कौन लोग थे? क्या वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, उन्हें सरकार नहीं चाहिए, या फिर उन्हें इसकी आवश्यकता ही नहीं है? तो 35% लोगों का मतदान न करना ये लोकतंत्र की जीत है कि हार है, इसे भी तो सोचा जाना चाहिए। अगर इसमें से 10-15% लोग भी मतदान कर दें तो चुनाव परिणाम क्या होगा, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। तो यह 35% लोग भी मतदान करने के लिए आए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर भी तो हमें विचार करना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मोदी हो, राहुल हो, अखिलेश भैया हो, तेजस्वी हो, तो हम 100% वोटिंग की तरफ कैसे आगे बढ़ें। जिन लोगों के मतदाता सूची में नाम है वो सही लोग हैं, वो उस क्षेत्र में रहते हैं, वो मतदान करेंगे, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
और यह सरकार और नागरिक सबका एक समान कर्तव्य है। और राजनीतिक दलों को आगे बढ़कर इस चीज के लिए कोशिश किया जाना चाहिए कि हम 100% मतदान की तरफ आगे बढ़ें। 90% से ऊपर तो वोटिंग होनी ही चाहिए, तब वास्तव में हार जीत के मायने पता चलेंगे कि कौन जीता कौन हारा। बाकी ठीक है, चुनाव है, हो रहा है, हम लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं और बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है। चुनाव परिणाम में हार जीत होगा और जो भी दल हारते हैं उन्हें अपनी हार स्वीकार करनी पड़ेगी। सबसे जरूरी यही है, उसको ग्रेसफुली आप एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए, जनता के बीच जाइए और खूब काम करिए और अगली बार आप चुने जाइए। और यह समीकरणों जो जातीय, धार्मिक और मजहबी आधार पर साधे जाते हैं, उससे बचिए, उससे आगे निकलिए, क्योंकि एक समय के बाद वह भी आपको एक दायरे में समेट ही देता है और आपकी सत्ता में न आने का कारण यह जातीय धार्मिक समीकरण ही है, क्योंकि बस आप वहीं तक रह गए हैं और कोई वोट आपको नहीं मिल रहा है। इन्हीं सुझाव और शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।